सरकार का लगातार 5वां बजट प्रस्तुत करना मेरे लिए सौभाग्य और सम्मान की बात है। मैं वर्ष 2024-25 के लिए 1,89,876.61 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित करता हूँ। मैंने स्वयं अपने हाथ से हल भी चलाया है। मैं किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ। आज भले ही छोटी किसानी मेरी होगी, मैं किसान हूँ, मैं किसान के दर्द को समझता हूँ। नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने बतौर वित्त मंत्री हरियाणा विधानसभा में दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट पेश किया। सीएम ने दावा किया है कि ज्ञान के फॉर्मूले के आधार पर इसे जहन में रखकर बजट तैयार किया गया। हर वर्ग का ध्यान रखा गया है, कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है। वहीं विरोधी दलों की ओर से बजट को केवल आंकड़ों का खेल बताया गया। खासतौर पर कर्ज को लेकर सरकार को घेरा गया है, सवाल पूछे गए हैं। अलग अलग विभागों में अपने अपने आंकड़े विपक्ष की ओर से देते हुए आरोप ये लगाए गए हैं कि बजट कम किया गया है। तो क्या कुछ कहा गया है, क्या क्या खास बातें बजट से जुड़ी रही, वो हम आपको सुनवाते हैं। उसके बाद शुरुआत करेंगे डिबेट के। मैं वर्ष 2024-25 के लिए 1,89,876.61 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित करता हूं, जो 2023-24 के 1,70,490.84 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमानों से 11.37% की वृद्धि दर्शाता है। ज्ञान, जी फॉर गरीब, वाई फॉर युवा, ए फॉर अन्नदाता, एन फॉर नारी शक्ति। इस प्रकार से ये चतुर समूह पर हमको ध्यान देना होगा। ये कहते हुए खुशी हो रही है कि इस वर्ष के बजट में कोई नया कर प्रस्तावित नहीं है। वृद्धावस्था सम्मान भत्ता एवं संबंधित पेंशन, जो वर्ष 2014 में 1,000 रुपया मासिक थी, अब बढ़कर 3,000 रुपया प्रति माह हो गई है। वर्ष 2013-14 में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए कुल 1753 करोड़ रुपए का खर्च किया गया, जो कुल बजट परिव्यय का मात्र 3.2% था। यह वित्त वर्ष 2024-25 में बढ़कर 1753 करोड़ के मुकाबले 10,971 करोड़ रुपया हो गया है, जो कुल बजट परिव्यय का 5.78% है। मैं 30 सितंबर 2023 तक लिए गए फसली ऋण पर 31 मई 2024 तक मूलधन का भुगतान करने पर ब्याज व जुर्माने की माफी की घोषणा करता हूं। मैं वित्त वर्ष 2024-25 के लिए शिक्षा क्षेत्र को 21,187 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं, जो चालू वर्ष के 18,344 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमानों की तुलना में 15.49% की वृद्धि है। 24-25 के लिए स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा और आयुष क्षेत्रों को 9,579 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं, जो चालू वित्त वर्ष के 7,731 करोड़ रुपए के संशोधन अनुमानों की तुलना में 23.89% की वृद्धि है। इंटरनल डेप्थ तो दिखा दिया, लेकिन स्मॉल सेविंग का 44,000 करोड़ डेप्थ दिखाना चाहिए था, वो नहीं दिखाया। पीएससी जो गवर्नमेंट जो कंपनीज हैं स्पॉन्सर, उनको 43,955 करोड़ उनका है, वो नहीं दिखाया इसमें। और अनपेड जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है बाई स्टेट गवर्नमेंट, वो 46,193 है। तो कुल जो है 4,51,368 करोड़ ये आपके सामने। जो कर्ज था हमारे ऊपर, वो था 2,56,000 करोड़ का। इस साल वो कर्जा बढ़ गया और कर्जा बढ़ा दिया ईश्वर से करीब 34,000 करोड़ रुपया। बजट बढ़ाने की बजाय हमारे प्रदेश के ऊपर कर्जा बढ़ा दिया।
देखते हैं तो विपक्ष लगातार ये कहता है कि सरकार कर्ज लेती है, घी पीती है, यानी कि तमाम पैसे कर्ज के रूप में लिए गए हैं, योजनाओं पर कोई खर्च नहीं किया गया। देखिए, रटरटाई बातें विपक्ष की होती हैं और लगातार इतने वर्षों से वो यही कहते आ रहे हैं। बजट में कर्ज उनके भी अनुमान जितने हैं वो पहले हमारे सामने हैं, आज हमारे भी हमारे सामने हैं। इसकी एक रेशियो होती है, जीएसडीपी के रेशियो के हिसाब से बजट यानी कर्ज लिया जाता है और उसके जो पैरामीटर हैं उस पैरामीटर के अंदर रह करके कभी भी ऋण लेने की कोई कठिनाई नहीं है। चाहे उसकी पेमेंट करनी होती है, चाहे उसका ब्याज देना होता है, वो सब बजट जो होते हैं बजट के पार्ट होते हैं। और हमारा ही नहीं, सारे देश का, दुनिया का एक व्यवहार जैसा होता है उसमें हम कंट्रोल्ड सिस्टम में हैं। आसपास के और प्रदेशों के हिसाब से भी हमारे बजट। आई वंदना पोपली जी जुड़ गई हैं हमारे साथ। प्रवक्ता बीजेपी बजरंग दास गर्ग, प्रवक्ता कांग्रेस विजेंद्र रेहडू, प्रवक्ता इनेलो, नवीन गौड़, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी हमारे साथ स्टूडियो में हैं और राजेंद्र जादून वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। शुरुआत पोपली जी आपसे, कितना मनोहर इस बार का बजट, क्या मिला है हरियाणा को? ज्योति जी, आपका आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल। देखिए ज्योति जी, आज जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने बजट प्रेजेंट किया है, मैं उसको कहना चाहूंगी कि मजबूत वर्तमान को और सुनहरे भविष्य की आधारशिला, एक प्रोग्रेसिव बजट है जो मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर प्रेजेंट किया है। और इसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है और सभी वर्गों के लिए, चाहे युवा है, महिला है, उद्यमी है, किसान है, सभी के लिए कुछ ना कुछ है। और एक ऐसी सोच के साथ ये बजट है जिसमें हम वर्तमान के बारे में तो सोच रहे हैं कि इसकी मजबूती को कैसे बढ़ाया जाए, आगे वाले समय में हमारा किस डायरेक्शन में जाएगा, कैसा दिखेगा, उसको भी यहाँ पर सोच के रखा गया है। अभी मैं सुन पा रही थी कि विपक्षी नेता जिस प्रकार से आरोप लगा रहे थे, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कर्जे की, यहाँ पर ये बात कर रहे थे, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कर्जा जो है, अभी मुख्यमंत्री जी ने भी उसको क्लियर किया, आपके यहाँ पर जो स्टेटमेंट आई थी, कर्जा हमारे जो मानक है उसके अंदर है, हमने उससे बाहर कभी नहीं गए, 3% के अंदर रहे, हम उससे बाहर नहीं गए। और टोटल जीएसडीपी का 33% होता है और हम उससे नीचे है, 29% के करीब है। लेकिन अगर मैं पंजाब की यहाँ पर बात करूँ तो पंजाब का कुल जीडीपी का जो कर्जा है वो 53.3% तक पहुंचा हुआ है। तो यहाँ पर बैठकर आरोप लगाना या अपने समय को याद नहीं रखना, वो जानना जरूरी है। और सबसे बड़ी बात जो मैं ये मानती हूँ कि सरकार वेलफेयर स्टेट होती है, तो उनका काम है जनता के हितों का काम करना, लाभ हानि की चिंता किए बगैर। तो यहाँ पर ये भी दिखा जाएगा कि सरकार के पास जितना पैसा आ रहा है उसमें से बचा ले, वो तो जितना खर्च कर सकती है जनहित में वो करना चाहिए। नहीं, ये तो विपक्ष मानता ही नहीं है, ये तो कहते हैं आप लोग, जो बार बार, हालांकि हर एक बजट के बाद ये कहा जाता है, इस बार भी कहा जा रहा है कि कर्ज लेकर घी पी रही है सरकार। ये नहीं कह रही कि जनता के लिए लगाया जा रहा है, फिर जनहित में काम हो रहा है। अब घी कौन पीता था ये तो सभी को पता है, घी, मलाई, मक्खन, सब कुछ तो ये जो हमारी पहले की यहाँ पर जो सरकारें रही हैं हरियाणा में, वो सब मुझे लगता है पूरे हरियाणा की जनता को मालूम है। ये बार बार बताने की जरूरत भी नहीं है कि कौन किस प्रकार से करता था, लेकिन जो मानक है उसके अंदर हम अगर कर्जा लेते हैं, और ये सभी सरकारें लेती हैं, क्या ये जो यहाँ पर बैठे हुए हैं इनके जहाँ जहाँ जिस स्टेट में सरकार है वहां पर ये कर्जा नहीं लेते? तो मैंने आपको बताया ना कि सरकार का काम है वेलफेयर करना, और वेलफेयर करने के लिए कई बार कर्जा लेना पड़ता है। वो एक निर्धारित मानक है केंद्र सरकार का, और हम उसके अंडर जो है, उसके अंदर जाकर जो है कर्जा लेते, उससे बाहर कहीं नहीं गए। जबकि मैंने अभी आपको पंजाब का एग्जाम्पल दिया, पंजाब कितनी बार बाहर चला गया, ठीक है। तो ये कांग्रेस के समय नहीं था, कांग्रेस के समय भी ये बाहर गए। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो कांग्रेस के नेता इतना ज्यादा बोलते हैं, आपको मालूम है कि पिछले 10 साल में 5 बार उस लिमिट से बाहर गए, तो उसका जवाब तो ये नहीं देंगे। और दूसरी बात मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी कि पूंजीगत व्यय की बात करना चाहूंगी। ज्योति जी, आपको बताना चाहूंगी मैं कि आरबीआई के ने कहा है कि जो टॉप 3 स्टेट्स हैं जो कि पूंजीगत व्यय सबसे ज्यादा करे, 30% के आसपास जो है, उसमें से हरियाणा भी है। तो डेवलपमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है, उसके डायरेक्शन में हम काम कर रहे हैं, और सभी लोगों के लिए कुछ ना कुछ होना ये बताता है कि मुख्यमंत्री जी की नजर जो है वो एक विषय पर है। और जिस तरह से वो हर एक चीज का ध्यान रखते हैं, हर एक चीज के बारे में उनको जानकारी है, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री होने के साथ वित्त मंत्री की जो बहुत अच्छी भूमिका वो निभा रहे हैं। आप देखेंगे कि आज किसानों के लिए एक आध जो साथी प्रवक्ता है उन्होंने ऑब्जेक्शन भी उठाई कि जो किसान है उनके लिए कर्जे के साथ जो ब्याज है या उसका जुर्माना राशि की माफी की है, तो उसके लिए डेट की कंपल्शन क्यों लगाई है? जबकि मुख्यमंत्री जी ने बहुत क्लियरली कहा
कि इस डेट से पहले अगर ये अपना मूलधन लौटा देते हैं तो आने वाली फसलों के लिए अगर उनको आवश्यकता है तो भी बड़े आसानी से ले सकते हैं। उसे लेकर भी पोपले जी, तो उसे लेकर भी जुर्माने- आपके विरोधी ये कह रहे हैं कि कर्ज माफ तो नहीं किया ना, ब्याज माफ किया है या फिर पेनल्टी माफ की है? मुझे लगता है ज्योति जी, फ्री वाली चीजों से कहीं ना कहीं निकलना पड़ेगा। राजस्थान में कांग्रेस सरकार ये बोलकर आई थी कि हम कर्जा माफ कर देंगे, और इन्हीं की आरटीआई क्या कहती थी कि जमीन कुर्क की गई थी। राजस्थान में किसानों की जमीन कुर्क की गई थी, और जबकि वायदे के साथ आए थे कि कर्जा माफ कर देंगे, लेकिन कर्जा माफ कर देना हमेशा हर एक का ये पॉसिबल नहीं है। ये देखना पड़ेगा कि लोगों को आत्मनिर्भर बनाया जाए और किस प्रकार से वो उनको इतना दक्ष बना दिया जाए कि वो अपने आप ढंग से चीजों को मैनेज कर सके। उसके लिए ये जरूरी नहीं कि हर चीज फ्री में बांट दी जाए। सरकार के पास जो पैसा आता है वो अगर जिन स्रोत से आता है अगर इसी तरह से खर्च होता रहेगा तो मुझे लगता है कि हमें बाकी सेक्शन ऑफ सोसाइटीज की तरफ भी देखना है, फिर बाकी मजदूर भी आ जाएंगे और भी आ जाएंगे कि हमारा कर्जा माफ करो। तो कर्जा माफ करने की तो कभी बात ही नहीं थी। बात यहाँ पर यह कि एक सहूलियत पहुंचानी थी किसानों को, वो पहुंचाने का काम किया है। एक बड़ी बात और मैं कहना चाहूंगी ज्योति, हम बहुत बार देखते थे कि विदेशों में कहा जाता था कि वहां तो स्वास्थ्य सुविधाएं जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है, उनको चिंता करने की जरूरत नहीं होती। वो प्रधानमंत्री जी ने करके दिखाया आयुष्मान योजना के द्वारा, और इस बार जो मुख्यमंत्री जी ने किया कि वो सब तक पहुंचा दी है चिरायु के द्वारा। ये सब अंतिम पंक्ति में जो खड़े हैं उसका ध्यान रखने के अलावा सबका जो ध्यान रखा है कि कहीं पर भी कोई मुश्किल आ जाए, भगवान ना करे कोई बीमार हो तो उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अपना कार्ड दिखाए और जाके इलाज करा ले। तो ये मैं एक बड़ी उपलब्धि मानती हूँ। इसके अलावा महिलाओं के लिए भी लखपति दीदी हो, ड्रोन के लिए उनको ट्रेनिंग देनी हो, तो ये सब जो चीजें हैं कहीं ना कहीं एक दूरदर्शी सोच दिखाती है मोदी सरकार की। आने वाले समय में जो हमारा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी कहते हैं 2047 तक हमें विकसित राष्ट्र में होना है, हम थर्ड इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इन सब चीजों की तरफ ध्यान देना जरूरी है कि हम वर्तमान की तरफ देखें लेकिन साथ में ठीक है पोपले जी, आपने विस्तार से अपनी बात कही। बाकी पार्टियों की तरफ नहीं कि आज बांट दो कल देखेंगे। एक एग्जाम्पल बताना चाहूंगी ज्योति, मुझे याद है जब पंजाब में सरकार आई थी आम आदमी पार्टी की, तो उस समय केजरीवाल जी ने एक लंबा चौड़ा भाषण दिया था। उन्होंने कहा था कि जब हमारी सरकार बन जाएगी तो हम 1000 रुपए महिलाओं को दे देंगे, हालांकि अभी तक दिए नहीं है, और बिजली मुक्त कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। जब उनसे पूछा गया कि आपकी कैलकुलेशन क्या है तो उन्होंने कुछ चीजें गिनवा दी, हम यहाँ से घटा देंगे, यहाँ से घटा देंगे, देखो हमारा मैनेजमेंट देखो। और जैसे ही चुनाव खत्म हुए, चुनाव खत्म होते मोदी जी पैसे दे दो, मोदी जी आप फंड्स दे दो। मतलब ये जो है आप कह रही हम तो प्लानिंग के साथ चलते हैं, हम फ्री वाला फॉर्मूला नहीं अपनाते। बाकी पार्टियों का है, हालांकि कुछ राज्यों का हवाला देते हुए विपक्षी दल आप लोगों को घेरते भी हैं। मैं कांग्रेस को चर्चा में जोड़ रही हूँ, आपने मतलब कुछ भी मैं कांग्रेस को चर्चा में जोड़ रही हूँ, आपके पास भी आएंगे गौड़ जी, अभी सुनिए आप। बजरंग दास जी, सीएम को हमने सुना, सदन में भी कहा गया और सदन के बाहर मीडिया से बातचीत में भी कहा गया, ज्ञान फॉर्मूले की वो बात कर रहे थे जो पीएम भी जिस बात का जिक्र करते हैं, बजट के दौरान भी जिक्र किया। गरीबों की बात हो, युवाओं की बात हो, अन्नदाता की बात हो या फिर नारी की बात हो, ये 4 जातियों की पीएम बात करते हैं और सीएम भी कह रहे हैं इन बातों को या इन अलग अलग वर्गों को जहन में रखकर बजट तैयार किया गया, क्या इनके बारे में सोचा गया है? ज्योति जी, ये बजट सिर्फ आंकड़ों का खेल है। बजट के अंदर ना कोई युवाओं के लिए कुछ है, ना गरीबों के लिए कुछ है, ना व्यापारियों के लिए कुछ है, ना आम जनता के लिए कुछ है। आप देखिए, सिर्फ 6000 करोड़ का बजट में बढ़ोतरी की है और कर्जा 34,000 करोड़ का दिखाया गया है। यहां तक कि टोटल आप देखिए, इन्होंने कहा है अभी हमारा जो कर्जा सिस्टम है, इन्होंने आंकड़े दिए हैं 3,18,000 करोड़, लगभग 3,17,982 करोड़ का इन्होंने कर्जा दिखाया है, जबकि एक्चुअल में कर्जा 4,51,368 करोड़ का है। इसके अंदर 3 फिगर इन्होंने नहीं जोड़ी, जो स्मॉल सेविंग का है 44,000 करोड़ का, वार्ड एयर कॉर्पोरेशन का है 43,955 का, बिजली बिल और ये सब्सिडी का है 46,193 का, ये नहीं जोड़ा। और जहां तक कि
आप देखो ये कृषि है, बिजली वाला तो आप लोग भी नहीं जोड़ते थे ना, शिक्षा है, बजरंग दास जी, आप भी कह रहे हैं हम 70,000 करोड़ छोड़ के गए थे, आप लोग भी तो ये देनदारियां छोड़ कर गए थे ना। मैं अनपेड इलेक्ट्रिसिटी बिल की बात करें, आप लोग भी तो 22,000 करोड़ छोड़ कर गए थे। मैं कहता हूं हमारा सबकी में जोड़ लो, हमारा ज्योति जी सबकी में जोड़ लो, उस जोड़ने के बाद भी ये हमारा तो 4 गुना इनका बजट हो गया, जोड़ने के बाद 4 गुना से ज्यादा इन्होंने कर्जा लेकर मलाई खाने काम किया है, घी नहीं मलाई, घी के साथ मलाई खाई है। और बताता हूं कृषि, सिंचाई विभाग, शिक्षा, जन स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, शहरी विकास, ऊर्जा, उद्योग के अंदर इन्होंने बजट कम किया है। परिवहन के अंदर 0.14%, पंचायत में 0.9%, शिक्षा के अंदर 0.3%, जन स्वास्थ्य के अंदर 0.21%, यहाँ तक कि प्रशासनिक ये अरे रुक जाओ ज्योति जी, इनको चुप कराओ। नहीं, ये जो कह रहे हैं वन्ना जी, ये इनका जो फॉर्मूला है वो ये है कि अब जो कुल बजट पेश हुआ उसमें शिक्षा को जितना पिछली बार के कुल बजट का दिया गया था उसके मुकाबले कम दिया गया के। आप लोग जो तुलना कर रहे हैं, जो भी आम आदमी एक तुलना करता है वो ये देखता है पिछली बार कितना बजट का अनुमान था, इस बार कितना है। ये कुल बजट का पिछली बार, अब के कुल बजट का इस बार की तुलना कर रहे हैं। अगली ज्योति जी मुझे बोलने दो, ये बीच में बोलते चुप रहेगा। ध्यान की बात क्या है, जहां देखिए ना तो इन्होंने बुढ़ापा पेंशन का कोई जिक्र किया 5100 रुपए का, ना गरीबों को पक्के मकान का कोई जिक्र किया, ना हर जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज बनाने का इस बजट में किसी प्रकार का जिक्र नहीं। 60,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण रोजगार प्रदान की बात इन्होंने बजट में की। मैं पूछना चाहता हूं 2,06,000 से ज्यादा पक्की नौकरी खाली पड़ी है। जहां नौकरी देने की बात आती है तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कच्ची नौकरी देंगे। इसका मतलब ये है टेम्परेरी लोगों को, युवाओं को बरगलाने का काम करेंगे। डबल एमए पढ़े हुए बच्चों को पीएन की नौकरियों में ये भर्ती करेंगे और युवाओं के साथ खिलवाड़ करने का बात करेंगे। अब बार बार टीवी में एक नई बात हो रही है, भाई किसी प्रकार का हमने कोई टैक्स लगाया। पूरे चैनल देखोगे मुख्यमंत्री जी बार बार ये कह दे हमने कोई नया टैक्स नहीं लगाया। अरे भाई 9.5 साल में या तो मुख्यमंत्री ये बता दे या इनका प्रवक्ता बता दे 9.5 साल में 1 रुपए की छूट दी हो। 9.5 साल में आपने किया क्या है? नए नए टैक्स लगाए हैं, टैक्सों में बढ़ोतरी की है, ये तो आपने काम किया। आपने कौन सी आइटम छोड़ी? दाल से लेकर घी, फल, मतलब दूध, दही, कपड़ा, चीनी तक पर तो आपने टैक्स लगा दिए। सब्जी फल के ऊपर आपने टैक्स लगा कर गरीबों का मुंह का निवास छीनने का काम किया। आप कहते हो टैक्स नहीं लगाया। हाउस टैक्स हमारे समय में जो माफ था वो आपने लगाया और काफी आपने बढ़ोतरी की। जहां तक लाइसेंस फीस है, हर प्रकार का लाइसेंस फीस में कम से कम नहीं तो 500 गुना 500% आपने वृद्धि की है। आप कहते हो हमने कोई नया टैक्स नहीं लगाया। एक नई बात और देखिए, ये कहते हैं हम युवाओं को प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से रोजगार देंगे और उद्योगों के माध्यम से उद्योगपतियों से अरबों रुपए टैक्स जरूर लेंगे। जब औद्योगिक क्षेत्र के अंदर विकास की बात आती है बड़े शर्म से कहना पड़ता है 922 करोड़ रुपए सिर्फ उद्योगों के 0.5%, सिर्फ बजट का 0.5% उद्योगों के विकास के लिए लगाएंगे। लेंगे अरबों रुपए, बिगाड़ भी उनसे देंगे, चंदा चिट्ठा भी उनसे लेंगे, मलाई भी उनसे खाएंगे, मगर उद्योगों को किसी प्रकार की हम रियायत नहीं देंगे। व्यापारी को रियायत नहीं देंगे, उनके जेबों में डाका डाल लेंगे। ये तो इनकी स्थिति है, ये इनकी सोच है। मैं पूछना चाहता हूं आपका वायदा कहां गया? वो जब आपने वायदा किया था हम प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से, उद्योग के माध्यम से 75% हरियाणा के बेरोजगारों को नौकरी देंगे। कहां से नौकरी दोगे आप बताओ? आपने ना उद्योग बढ़ाने के लिए कोई बात कही, ना किसी प्रकार की आपने छूट दी। कैसे? फिर आप टाइम भी नहीं देंगे। पॉइंट है, देखो ये पॉइंट है ज्योति जी, मैं कहूँ पॉइंट की जो बात है, मैं पॉइंट इसे दे रहा हूँ। एक मेन पॉइंट ले लीजिए ज्योति जी। इन्होंने कहा
किसानों का हम ब्याज माफ करेंगे, हम कर्जे माफ नहीं कर सकते। हमने किया पहली कलम से 2005 के अंदर बिजली के बिल 1600 करोड़ के माफ किए, पहली कलम से 250 करोड़ के। बड़ी तकलीफ हो रही है, बड़ी मिर्ची लग रही है, बड़ी तकलीफ हो रही है। क्यों तकलीफ हो रही है आपको? क्यों तकलीफ हो रही है? किसान का नाम आते आपको क्यों तकलीफ हो रही है? क्यों किसान का नाम लेते आप इधर जाते हो? गरीबों का नाम बजरंग जी जल्दी बात अपनी पूरी करें आप बात पूरी करें, आप काफी टाइम हो चुके हैं। गर्ग साहब जब उसको एक वाक्य में तो आप इधर जाते हो। आप बात खत्म करें अपनी अभी। बजरंग जी एक बात सुनिए, 1600 मैं आधा मिनट की बात है, 1600 करोड़ रुपए बिजली के बिल माफ किए, 2200 करोड़ रुपए हमने कर्जा माफ किया और केंद्र से 22,000 करोड़ का किसानों का कर्जा। ठीक है, अब जो पेनल्टी और जुर्माना जो कर्ज माफ नहीं कर्ज का सुनिए ब्याज माफ किया जा रहा है उसका अमाउंट भी करीब 1700 करोड़ है। बड़ी तकलीफ हो रही है। ये कर्ज का जो ब्याज और जुर्माना सरकार माफ कर रही है उसका आंकड़ा भी सीएम साहब की ओर से दिया गया। हमने खाना है। पोपली जी को कुछ कहना है काउंटर में, उसके बाद मैं इनेलो को चर्चा में जोड़ दूं। वंदना पोपली जी सुनिए गर्ग साहब, आपने सारी बातें कर ली हैं बजट को लेकर। आप ले रहे हो 4 लाख। बजरंग जी रुक जाइए, अभी रुकिए, आप रुकिए। देखिए ज्योति जी, मुझे लगता है कि ये बोल रहे हैं कि आंकड़ों का खेल है। जब इनके पास जवाब नहीं होता तो ये क्या बोलते हैं कि आंकड़ों का खेल है। और ये पता नहीं कौन कौन से कहाँ से आंकड़े लाते हैं, जब तो भाग जाते हैं। अरे पहले कच्ची नौकरियां दी जा रही हैं, आपके समय में ठेकेदारी नहीं थी। हम यहाँ पर नौकरियां बिना पर्ची खर्ची के दे रहे हैं, बीच में कोई ठेकेदार नहीं है। सरकार सीधा नौकरी दे रही है और ठेकेदारों को, रिश्तेदारों को लगाने के लिए, कार्यकर्ताओं की आंखें लगाने के लिए वो सब समय समाप्त हो गया। हम जो योग्य व्यक्ति कच्ची नौकरी है, पक्की नौकरी है, योग्य व्यक्ति को देंगे। ये काम हम करेंगे। आपकी ऑडियो डाउन करानी होगी नहीं कि ढंडोरा पीट दो, इनकी बात आरोप लगाए, कुछ सुनिए तो। जिसकी नौकरी रह गई हो उसको ले आओ, उसको पकड़ लाओ, जबरदस्ती घुसा देंगे। मेल है तो फीमेल के नाम पे घुसा देंगे, फीमेल है तो मेल के नाम पे घुसा देंगे। पहले नौकरी कर ले, डिग्री बाद में ले आइयो। ये पीटीआई के समय जो आपने किया था हम सब ने देखा था किस तरह से जो नौकरियां वो घरों के अंदर आपके बटा करती थी, कैसे लिस्टें निकल जाती थी पहले कि रिश्तेदारों को नौकरियां मिल रही है, पहले से बता दिया जाता था। बजरंग जी को म्यूट कर दीजिए आप। कोई भी प्रवक्ता दूसरे के समय में बोलते म्यूट कीजिए। नौकरियों को तो आप कुछ कहने लायक ही नहीं है। और जमीन की आप यहाँ पर बात करते हैं, जीजा जी को कैसे जमीन बांट दी वो भूल गए आप। बिल्डरों की आपकी सरकार कैसे उनको जमीन बांट दी वो आप भूल गए। मुझे इतना बता दीजिए, आप टैक्स की बात कर रहे हैं, बिना कर का बजट आ रहा है और लगातार आ रहा है, यहाँ पे आप टैक्स की बात कर रहे हैं। सब्जी पे कौन सा टैक्स लगता है जी? सब्जी पे कौन सा टैक्स लगता है ये बता दो। फल पे कौन सा टैक्स लगता है ये बता दो। पता नहीं कहाँ से क्या क्या उठा के ले आते हो। अभी थोड़ी देर पहले तो आपको समझाया था कि पेरिशेबल चीजों पर जो टैक्स है लगाने के राहुल गांधी ने 2-2 चिट्ठियां लिखी थी कि उसमें से टैक्स हटाओ। तुम्हारी सरकार में लगा हुआ था, भूल गए क्या? बताया था ना कि दोबारा मत बोलना, बताया था इस बात को दोबारा मत बोलना, फिर से दोबारा बोल रहे हो। 2-2 चिट्ठियां लिखी थी कि जो पेरिशेबल चीजों का टैक्स है वो हटाइए। अपनी ही सरकार को बोला था राहुल गांधी ने, 2012 में भी लिखी थी, 2013 में भी लिखी थी। वो भूल गए क्या? अपने टाइम के टैक्स याद नहीं है जब जनता को मारा करते थे, उनको तबाह रहते थे टैक्स के नीचे। आज हमारी को चर्चा में जोड़ लेती हूं। जनता के लिए काम कर रही है, कोई कर नहीं लगाया गया है। और ये लगातार ये चल रहा है कि पिछली किसी तो बजट में भी कोई नया कर नहीं लगाया गया है। जनता को रिलीफ देने का काम हम कर रहे हैं। और अभी आप कहते हैं ना घर मकान का जिक्र कर रहे थे, हम तो कह रहे हैं मुख्यमंत्री आवास योजना अर्बन के साथ साथ हमने रूरल भी शुरू कर दिया। आप कह रहे हो घर का कोई जिक्र नहीं है, पढ़ तो आते, उसको देख तो लेते कि हमने कितने घर बना दिए। अगर नहीं है तो मैं भेज देती हूँ आपको। अर्बन जो मुख्यमंत्री आवास योजना थी उसके साथ हमने रूरल आवास योजना भी शुरू करी है, वो आज ही काम। ठीक है वंदना पोपली जी, अभी आप इनेलो को चर्चा में जोड़ रहे हैं। और बजरंग जी आप लगातार मत बोलिए सर, आप म्यूट हैं। जो भी दूसरों के समय में बोलेगा वो म्यूट होगा पीसीआर। रेड्डी साहब, अभी अभय को भी हमने सुना, वो भी कर्ज को लेकर कह रहे हैं कि कर्ज बहुत बढ़ गए आके। तो सरकार तो ये कह रही कि जो दायरा है, जो मानदंड है कर्ज लेने के, हम उसके भीतर रहकर कर्ज ले रहे हैं। इनफैक्ट जितना लिया जा सकता है कि उससे भी कम ले रहे हैं। तो उसमें क्या बुराई नजर आती है विपक्ष को?
हाँ देखिए, हाँ ज्योति जी, वंदना दीदी के 2 भाषण मैंने सुने बड़े शांति से, बड़े बड़े भाषण थे, लंबे लंबे, और मैं उम्मीद करूँगा कि वो भी ध्यान से सुनेंगे। कि देखिए, सबसे पहले लोन से ही बात शुरू कर लेते हैं। ठीक है, ये कहते हैं कि लोन की हमारी जीडीपी का जो ना 33% या 31% तक का परमिशन होता है, वो सभी स्टेट्स लेते हैं, सभी गवर्नमेंट लेती है, हमने भी ले लिया, कोई बात नहीं, ले लिया, और वो भी विद इन लिमिट लिया, 25% 26% तक हमारा लोन है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या ये जरूरी होता है क्या इसमें से जब लगभग 14% हमारी जो बजट का हिस्सा है वो ब्याज में चला जाता है और लोन हम उतार नहीं पा रहे हैं। पिछली बजट में भी आपने देखा होगा 55,000 का लोन उतारने के लिए 56,000 करोड़ का इन्होंने लोन लेने का काम किया था। इस बार भी ब्याज चुकाने के लिए 64, 65, 67,000 का ये लोन लेने जा रहे हैं। और जब 67,000 इसमें लोन का हिस्सा है तो फिर ये 1,90,000 करोड़ का बजट कहाँ रह गया? अगर आपने लोन लेकर के ही आप जो ना कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, पूंजीगत व्यय कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो वो पूंजीगत व्यय होता है, पिछली बार का जो व्यय हुआ, तो उससे इनकम कहाँ आई, कितनी आई और कहाँ आपका वो इन्वेस्टमेंट हुआ, उसका व्हाइट पेपर आप क्यों नहीं देते? नंबर 1 बात, बिल्कुल लोन बड़ा चिंता का विषय है। आप ये जो है ना पंजाब का उदाहरण यहाँ पर दे रहे हैं, दिल्ली का उदाहरण क्यों नहीं दे रहे भाई? आप दिल्ली का कितने % लोन है जीडीपी का, वो क्यों नहीं बताने का काम करते हैं? नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, देखिए ज्योति जी, लोन, अनाउंसमेंट और ज्ञान, 3 बातों के ऊपर बजट आधारित मैं मानता हूं, 3 बातों पर रहा है। लोन की डिस्कशन हमारी हो गई है, अनाउंसमेंट की बातें हैं, इस बार भी ढेर सारी अनाउंसमेंटें की गई हैं, चुनावी, बिल्कुल चुनावी बजट ये दिखाया गया है। जो अनाउंसमेंट की गई है उन पर जाने से पहले मैं ये पूछना चाहता हूं, जो पिछले बजट में अनाउंसमेंट हुई थी, उससे पीछे वाले में अनाउंसमेंट हुई थी, उससे पीछे वाले में अनाउंसमेंट हुई थी, वो कितनी कंप्लीट हुई, कितना उनको पूरा किया गया? जो कि छोटी छोटी योजनाएं थी वो भी पूरी नहीं हुई, वो भी लागू नहीं हुई, फिर घोषणाएं कर दी। आज देश का, प्रदेश का नागरिक पढ़ा लिखा हुआ है, वो हर बात का जवाब चाहता है कि पिछली बार आपने घोषणा की थी, इस बार करेंगे हम 500 महिलाओं को ड्रोन प्रशिक्षण देंगे। पिछली बार आपने पद्मा योजना लागू की थी, एक मातृ शक्ति उद्यमिता योजना लागू करने का काम किया था, उसमें कितनी महिलाओं को आगे लेकर के आए आप? पिछली बार आपने 1 लाख मकान देने का वायदा किया था, इस बार भी वही कर दिया। पिछले 1 लाख मकान कहाँ बनाए गए और किस किस को दिए गए, क्या वो बताने का काम नहीं होना चाहिए? पिछली बार आपने घोषणा की थी कि गुरुग्राम में 700 बेड का हॉस्पिटल बनाने का काम करेंगे, इस बार भी वही घोषणा की गई। पिछली बार घोषणा की थी आपने कैथल में, जर्जर में, पता नहीं कहाँ का हॉस्पिटल बनाएंगे, अंबाला में बनाएंगे, पंचकुला में बनाएंगे, एक भी कहीं उसकी शुरुआत भी हुई हो तो बताओ? इस बार फिर वही घोषणाएं आ गई, हम कैथल में हॉस्पिटल बनाएंगे, हम अंबाला में दिव्यांगों के लिए बनाएंगे, हम पंचकुला में खेलों के लिए बनाएंगे। अरे भाई, घोषणा घोषणा घोषणा, वाई? ये सारी गलत बातें हैं और ये केवल जुमलाबाजी का बजट आता है, कर्ज चढ़ा रहे हैं देश के ऊपर। दूसरी बात, मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ी बुद्धिमान मुख्यमंत्री ने बड़ी बुद्धिमता से बात कही कि हम जो है ना ज्ञान के आधार पर बात कर रहे हैं। तो मैं भी जब सुन रहा था मुझे लगा ज्ञान, भाई ज्ञान के आधार पर तो सभी काम करते हैं और जो पूरे प्रदेश को संभाल रहे हैं तो ज्ञान तो है, इसमें तो कोई सेंस नहीं है। सरकार में भी ज्ञान होता है। जब उनका ये आया, डेफिनेशन आई, उसकी एक्सप्लेनेशन दी उन्होंने, ज्ञान, जी फॉर गरीब। अरे भाई, 9 लाख गरीब हुआ करते, आज 27-28 लाख हो चुके हैं, तो ये विकास किया गरीब का आपने, अच्छी बात है। युवा, वाई फॉर युवा, युवा का आपने विकास किया कि आज वो प्रदेश को छोड़ करके विदेशों में भाग रहे हैं क्योंकि अपना पेट भरने के लिए हरियाणा प्रदेश में उनके पास रोजगार नहीं बचा है, इसलिए वो विदेशों में भाग रहे हैं और उनको जहाज में बिठा करके बाहर भगाने का आपने युवाओं का विकास किया। फिर बोले ए फॉर अन्नदाता, अन्नदाता आज आंदोलन में बैठा है, जो है ना सुसाइड कर रहा, कर्ज के नीचे दबा हुआ है। अन्नदाता ने एक मांग की, 2 मांग की, अन्नदाता का विकास की बातें करते हैं, 2 मांग की। एक तो आपने हमारे को दिया है, अन्नदाता ये बात कहता है कि आप हमारे को दे रहे हो, लेकिन उसके आगे गारंटी लगा दो कि भाई आपको ये गारंटीड मिलेगा, ऑलरेडी दे रहे हो, उसी के आगे तो गारंटीड कहना है भाई इसको गारंटीड मिलेगा। एमएसपी की बात है, वो नहीं दे रहे हैं। दूसरी बात क्या है भाई, आपने 15 लाख करोड़ आपने लोगों, उद्योगपतियों के माफ कर दिए, 50, 60, 70 हजार करोड़ किसानों के बनते हैं, थोड़ी सी राहत हमारे को भी दे दो। उसके लिए बिल्कुल बड़ा क्रोश लगा दिया।
कि ये बिल्कुल नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं होगा, और फिर कहते हैं हमने अन्नदाता का विकास किया। और लास्ट में आ गया एन फॉर नारी शक्ति। वाह क्या बात है, माननीय हरियाणा प्रदेश की बीजेपी की गवर्नमेंट को मैं बधाई देता हूं। इतना सब कुछ होने के बाद भी एक बड़े स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस के साथ बातें रखते हैं। हरियाणा प्रदेश की महिलाएं जंतर मंतर पर पुलिस लाठियों से पिटती है, इतने महीने वो आंदोलन करके खाली घर चली जाती हैं। और अपनी चंडीगढ़ पंचकुला की कोच की बात कर लीजिए, और तो और सबसे बड़ी इनकी केंद्र की सरकार ने घोषणा की कि हरियाणा प्रदेश पूरे हिंदुस्तान में मोस्ट अनसेफ फॉर वुमेन है। फिर ये कहते हैं हमने नारी शक्ति का विकास करने का काम किया है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि ये केवल जुमलों का बजट है, इसमें वास्तविकता कुछ नहीं है। घोषणाओं के ऊपर भरोसा करके प्रदेश के वासियों को ना चलना चाहिए, ना ही वो चलेंगे, क्योंकि ये सब देख चुके हैं पीछे की घोषणाएं और मात्र घोषणाएं बन करके रह गई हैं, और ये घोषणा भी मात्र घोषणा ही बन करके रहेगी, कुछ करने वाले आपकी बात पूरी हुई। मैं आम आदमी पार्टी को चर्चा में जोड़ लेती हूँ। अभी घोषणा दिन में भी हम बात कर रहे थे बजट को लेकर। देखिए, बजट को तो जाहिर है सरकार तो तारीफ करेगी, लेकिन क्या विपक्ष को कुछ भी अच्छा नजर नहीं आता? सिरे से खारिज, कुछ भी अच्छा नहीं है, किसी भी विभाग के लिए अच्छा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। इन्होंने बहुत सारी चीजें इधर उधर के राज्यों से सीखी हैं, तो हम तो कहते हैं इन्होंने अच्छा कुछ चीजों में अच्छा काम किया है। जैसे इन्होंने 1 करोड़ रुपए शहीदों को देने की बात करी, हम तो कहते हैं बिल्कुल अच्छा किया, देना चाहिए था। परंतु इनसे ये जानना चाहते हैं, और पोपली जी सवाल प्लीज नोट कर लीजिए और मुझे बताइएगा जब आपकी बारी आए, कि ये जो 1 करोड़ रुपए आप शहीदों को दे रहे हैं, तो अग्निवीर को इस कैटेगरी में आप जोड़ रहे हैं कि नहीं जोड़ रहे हैं? इसका मुझे स्पेसिफिक जवाब दीजिएगा। अभी नहीं, आपकी बारी आएगी। नंबर 2, आपने हरियाणा में तीर्थ यात्रा योजना चलाई, बहुत अच्छा। आपने दिल्ली से सीखा, पंजाब से सीखा, बहुत बढ़िया बात है। ऐसी चीजें सीखते रहना चाहिए। सोलर ऑन, तो हम दिन में बात कर रहे थे, उसमें तो क्रेडिट बीजेपी भी लेते हैं, आप लोग भी लेते हैं। वो हो नहीं पाई, प्रत्यारोप हमने देखा पूरी नहीं हो पाई थी ना ज्योति जी। अभी कर लेते हैं, अभी प्रवक्ता ही बैठे, जवाब भी दे देंगे सुबह तो अच्छा। उसके बाद फिर सोलर ऑन रूफ वाली बात है, वो भी इन्होंने सीखा, बहुत अच्छी बात है। पर मैं इनसे ये 3-4 सवाल पूछना चाहता हूं। एक तो डीएफएच स्कीम कब ला रहे हैं ये लोग? बहुत सारी स्कीमों की बात कर रहे थे। डेप्थ फ्री हरियाणा, ये कब लेके आ रहे हैं? इन्होंने हरियाणा को जो कर्जे में ला दिया है, डीएफएच स्कीम कब ये लॉन्च करेंगे? अच्छा, बजट पे जब हम बात करते हैं, तो हम जब बजट के बारे में इमेजिनेशन करते हैं और किसी भी चीज का जब हम बजट बनाते हैं, तो और सरकार स्पेसिफिकली जब सरकार कोई बजट बनाती है, तो वो बेसिकली शेडो होती है आपके मैनिफेस्टो की। जो आपने मैनिफेस्टो में लिखा है, उन सब चीजों को आप किस प्रकार से कार्यान्वित करेंगे, वो आपकी इसको दिखाता है। आपका बजट उसको बेसिकली दिखाता है, ठीक है। पर जब आपके बजट को मैच करके देखते हैं आपके मैनिफेस्टो से, ये तो कहीं भी स्टैंड नहीं कर रहा। आप 1000 बार चिल्ला कर कहते रहिए कि हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया। थोड़ा आपको कुएं से बाहर निकलना पड़ेगा, इधर उधर दुनियादारी में देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से डेवलपमेंट हो रही है और किस प्रकार से आपको करना चाहिए। अब मैं अगर बजट की स्पेसिफिकली बात करूं, तो 3-4 एस्पेक्ट हैं जिन पे ये देख रहे हैं आसपास ही। पंजाब का कर्ज देख रहे हैं। एक बार हरियाणा के बजट पे बात कर लेते हैं ज्योति जी। पंजाब के बजट पे आप डिस्कशन करेंगे, हम खुल के बात करेंगे। आप जब तारीफ करते हैं अपनी पार्टी की कि 1 करोड़ में तो हमारी नकल की है, तो कर्ज को लेकर भी बात करें। हाँ, कर लेंगे, उस पर भी कर लेंगे ज्योति जी। वो पोपली जी पूछेंगे, मैं उनको बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो मैं एक बार इस पे थोड़ा बोल लेता हूँ। मेरे को टाइम, मुझे पता है कि पोपली जी को बहुत ज्यादा मिल गया, मेरे को थोड़ा। शिक्षा की हम बात करते हैं। शिक्षा का बजट जितना पिछली बार था, लगभग 10-11% के आसपास, उतना ही आज है। कौन सा शिक्षा का बजट इन्होंने बढ़ा दिया? मैं पोपली जी से सवाल पूछना चाहता हूं। दूसरा स्पेसिफिक सवाल ये है, 16% बढ़ा है? नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़ा है। 16% पिछली बार की राशि के मुकाबले इस बार 16% बढ़ा है। पिछली बार के बजट में से कितना फीसद लगा इस बार के बजट में, वो आपका कहना है? हाँ, तो मैं जो बात कर रहा हूँ, जो बजट था पिछली बार के टोटल बजट का, वो 11% था। आज भी वो 11% है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो मैं ज्योति जी से पोपली जी से स्पेसिफिकली पूछना चाहता हूं कि जो हरियाणा में स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है, उसको इंप्रूव करने के लिए आपने इस बजट में कोई भी प्रावधान क्यों नहीं करा? नंबर 1। नंबर 2, हरियाणा के सरकारी स्कूलों में 70,000 अध्यापकों की कमी है। आपने बजट तो सेम रखा है, पर आप सेम बजट में जब पिछले पूरे फाइनेंशियल ईयर में जब आप नए अध्यापकों की भर्ती उस बजट में नहीं कर पाए, इंफ्रास्ट्रक्चर आप डेवलपमेंट नहीं कर पाए स्कूलों में, तो आप इस बार वो सारी चीजें कैसे कर लेंगे?
उससे अगली बात, आपका मैनिफेस्टो कहता है कि आप 25 लाख लोगों को कौशल के अंडर ट्रेंड करेंगे, 25 लाख लोगों को 500 करोड़ रुपए लगाएंगे, ये आपका मैनिफेस्टो कहता है। पर अभी आपका बजट पता है क्या कह रहा है कि आप 60,000 लोगों को कौशल की ट्रेनिंग देंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरा तीसरा स्पेसिफिक सवाल है आपसे, और तीसरा स्पेसिफिक सवाल यह है कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में आपने कितने लोगों को कौशल के अंदर ट्रेंड करा, व्हाट इज योर प्लेसमेंट रेट एंड व्हाट इज योर रिटेंशन रेट। आप मुझे बता दीजिएगा आपने कौन कौन सी स्कीम के अंडर DDU GKY और इन सब कौन कौन सी स्कीम्स के अंदर आपने लोगों को ट्रेंड करा है, और उसका जो है रिटेंशन रेट क्या रहा है। वो कह रही थी पता नहीं, जीजा जी की बात कर रही थी, जमीन की बात कर रही थी, पता नहीं हरियाणा, और पेंशन का इसमें इस बजट में है, और ये जीजा जी की बात कर रही थी। मैं इनसे कह रहा हूं थारा फूफाई पर जिंदा है। इस प्रकार के कैंपेन हरियाणा में चलाने पड़ते हैं बुजुर्गों को अपनी पेंशन लेने के लिए, जो अपने PPP परिवार पहचान पत्र बना रखा है, और अपने जिंदा लोगों को मुर्दा घोषित कर दिया है। वो कुछ एक मामले थे, उनको करेक्ट कर लिया गया था। मैं वो बताया भी गया था कि पोर्टल पर शिकायत करें, और वो दुरुस्त कर लिए गए थे। हाँ, कोई बात नहीं, वो बहुत बढ़िया है। आपने कहा था कि 1 घंटे में लोन देना, आपका मैनिफेस्टो कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, आपका मैनिफेस्टो कह रहा है कि आप 1 घंटे में युवाओं को स्वरोजगार के लिए लोन देंगे। उसके ऊपर आपका बजट क्या कह रहा है? मुद्रा लोन के ऊपर क्या बजट कह रहा है? आप गोबर को कोहिनूर से भी ज्यादा कीमती बताने वाली पार्टी के प्रवक्ता हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, गोवर्धन और गोमूत्र बेचने के लिए आपने संग्रह केंद्र खोले थे, आपने बताओ उसके ऊपर बजट क्या है? चलिए, आपने बहुत सारे सवाल पूछ लिए। 10 सेकंड और लूंगा ज्योति जी, प्लीज लेट मी कंप्लीट, मतलब ऐसे नहीं। तो मैं आपसे मेरे 3-4 स्पेसिफिक सवाल है, इन स्पेसिफिक सवालों पे स्पेसिफिक जवाब दीजिएगा। अब मैं आपको बता रहा हूं, आपने 2 मेरे से सवाल पूछे थे। बिजली, पंजाब में आज बिजली 600 यूनिट 2 महीने की फ्री है। महिलाओं को 1,000 रुपए बजट में प्रपोज है, मिलते हैं, ठीक है। सो उस पे कोई बात नहीं, उस पे आ जाएंगे। अब मेरे जो स्पेसिफिक सवाल है उन पे आप कृपया स्पेसिफिक जवाब दीजिए। मैं आपसे उत्तर लूंगी, जादौन जी से सवाल करके आपके पास ही आएंगे। ठीक है, जादौन साहब, कितने नंबर देंगे बजट को? क्योंकि चुनाव से ठीक पहले का बजट है, क्या ये चुनावी, क्या ये लोक लुभावन बजट भी है? नहीं, देखिए ऐसा है कि लोक लुभावन बनाने का प्रयास किया है, उसमें कोई ऐसी बड़ी स्कीम नहीं आई कि जिसमें जो है पूरा लोक जो उसकी तरफ देखे। आयुष्मान जो योजना है, भारत योजना, उसका विस्तार जरूर किया गया है, तो उसको बाकायदा फीस आधारित है वो, उसमें 10 लाख रुपए तक की आय वाले वर्ग बनाए गए, 6 से 10 लाख, और फिर इधर 4 से 6 लाख, कुछ इस तरह से 2-3 वर्ग बनाए गए। तो उनको एक चार्ज भी लगाए गए, किसी को 4,000 रुपए सालाना देना पड़ेगा, किसी को 5,000 रुपए सालाना देना पड़ेगा, और जो 3 लाख तक का था उसमें 1,500 रुपए सालाना का था, और उससे पहले जो 180 वाले थे वो फ्री थे। तो इस तरह से है, लेकिन वो कोई बहुत ज्यादा लोक लुभावन ये नहीं है। लेकिन ये है कि लोग जो है सरकारी योजना पर ज्यादा भरोसा कर सकते हैं किसी प्राइवेट कंपनी की बजाय। तो एक तरह की ये स्वास्थ्य बीमा योजना है, और थोड़ी सी कॉमर्शलाइज ही है, तो सरकार भी अपना बिजनेस कर रही है जनता के साथ। तो इस तरह से है, उसमें बहुत लोक लुभावन नहीं है। लेकिन जैसे किसानों का पहले भी इन्होंने माफ कर दिया था, कोऑपरेटिव बैंक का कोई ब्याज और दंडात्मक ब्याज, तो वैसे ही जो है प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के जो लोन है उसमें कुछ 5 लाख से ऊपर किसानों का जो डिफॉल्टर है, उनका जो सितंबर 2023 तक का लिया हुआ कर्जा अगर मई 2024 तक जमा करा देते तो मूलधन ही देना पड़ेगा और दंड और ब्याज माफ हो जाएगा। तो इस तरह का है कि उसमें कुछ बिजली पर भी जो है 2 वाट तक के कनेक्शन पर जो है उन्होंने MCC कोई चार्ज लगता था वो समाप्त कर दिया, और नहरी पानी से जो सिंचाई होती है उसका जो इरिगेशन शुल्क है वो खत्म कर दिया, अभियाना जिसको कहा गया, तो उसको बनाने का प्रयास किया गया, कुछ रियायतें दी, लेकिन कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है। देखिए ऐसा है कि विपक्ष आलोचना करता है, उसको तो कुछ ना कुछ करना ही होता है, वो भी है अपनी जगह बात, लेकिन सवाल ये है कि आपका कर्ज बढ़ता जा रहा है तो उस पर ब्याज भी बढ़ रहा है ना, और वो जो विकास का पैसा जो है वो ब्याज में जा रहा है, तो ये आम आदमी तो उसका भुगतान कर रहा है। आपने कर मुक्त कर दिया तो उससे क्या हो गया, और आप ब्याज को वो कर्ज को छिपाने की कोशिश भी कर रहे हैं। वो जो बजट प्रस्ताव में क्लियर कट आया नहीं कि भैया इतना ले रहे हैं उतना ले रहे हैं, कुछ गोलमोल भाषा में जो है ना वो जिस तरह से उसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है। नहीं तो ये था
कि जितना खर्च दिखाया गया है उतनी जो आमद हो रही थी रेवेन्यू की, जो इनकमिंग है एक्सचेकर में, खाते में, वो खजाने में सरकार के में, वो कम थी। लेकिन वो जिस तरह से कुछ और इंतजाम से, जैसे अदर मीन्स कहा जाता है उसको, और वो जिसमें कर्जे वर्जे सब शामिल है, कुछ प्रतिभूतियों की, सरकार की प्रतिभूतियां होती है, उनको बेच दिया, ये कर दिया, तो इस तरह के जो बंदोबस्त होते हैं उनसे जो एक्स्ट्रा आ रहा है, तब जाके वो बजट का काम चल रहा है। तो सवाल ये है कि आप टैक्स भी तो लगाइए, पर जनता को कन्विंस कीजिए कि हमने टैक्स इसलिए लगाया कि देखिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। अब सरकार ये तो कह रही है कि प्रति व्यक्ति जीएसटी कलेक्शन हमारा बहुत हो गया, ऊंचा है, देश के एवरेज से ऊपर है, ये है। तो सवाल ये है कि जब इतना आ रहा है तो फिर कर्ज तो घटना चाहिए ना। वो आपके मानक है और अंडर भी मानक है, अंडर नॉर्म्स है, जीएसडीपी के इतने % तक हम ले सकते हैं, तो वो तो ठीक है। सवाल ये है कि उसका ब्याज देना पड़ रहा है, वो अंडर मानक है, वो तो ठीक है, ब्याज देना पड़ रहा है, तो जनता को ब्याज से तो मुक्त कीजिए आप, और कोई ऐसा जो प्रोजेक्ट लाइए जिससे आपकी इकोनॉमी और एक्सेलरेट हो। अब आप आंकड़ों के खेल में तो संतोष कर रहे हैं, लेकिन नया कुछ आई नहीं रहा। ये ढर्रे का ही बजट है। जैसे अभी वो एक विपक्ष की दलील थी कि हरियाणा में महंगाई है 6.4%, और वो बजट में 11% समथिंग जो है उसमें बढ़ोतरी हुई, तो फिर वो महंगाई खा गई उसकी जो आधी बढ़ोतरी। तो सवाल ये है ना, इन्फ्लेशन का भी तो कोई मतलब है। तो फिर आप जो डेवलपमेंट कार्य करवाएंगे उसमें आपने 11% की बढ़ोतरी की, 11.5% की, और वो उतनी महंगाई में कवर कर लिया, तो आखिर में एक्सेलरेट क्या हुआ? और आपका जो हमेशा जो खर्च है सरकार का, वो 2 हिस्सों में बटा होता है कि राजस्व खर्च यानी सरकार चलाने के लिए जो खर्च है वो आपका 70% तक है। हाँ। और बाकी जो बचा कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो पूंजीगत खर्च है, वो विकास पर खर्च होता है, तो बढ़ा ही जा रहा है। वो अपनी जगह स्थिर ही है, और उस पर कोई बहुत ज्यादा उछाल नहीं आया, कोई बहुत ज्यादा ऐसी वो स्थिति नहीं आई कि जिससे कोई बहुत लोग सुनकर खुश हों कि बहुत तेज हो रहा है विकास और विकास का काम बहुत हो जाएगा। तो ये देखने की बात है कि एक दर्रे का ही बजट है ये। पिछले साल जो बजट था वही बजट इस बार है, और कोई बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट भी नहीं आया, हम ले लेते हैं, साधारण रियायतें हैं। सुना पोपली जी आपने सभी को। हाँ, आपसे उत्तर ले रहे हैं हम। एक तो गोड जी ने कई सवाल पूछे हैं, उनमें से अपने समय में जितनों का आप उत्तर दे पाए दीजिएगा। दूसरा, पूंजीगत व्यय वाली जो बात, जिसकी आप तारीफ भी कर रहे थे कि हम 30% के करीब खर्च करते हैं, इस बार भी ये 29.91%, जो कि 55,420 करोड़ के लगभग है। अब भूपेंद्र हुड्डा साहब भी ये कह रहे थे कि ये कम है, जादौन साहब को भी आपने सुना कि ये कम है, तो इसे कैसे बढ़ाया जाए? क्या इस पर भी सरकार ने ध्यान दिया? आखिर ज्योति, मुझे लगता है कि मैं जादौन जी की बात सुनकर बहुत हैरान हूँ। एक नैरेटिव बनाने की जो कोशिश कर रहा है विपक्ष, कहीं ना कहीं वो भी उसके ग्रुप में आते दिख रहे हैं। देखिए, सबसे पहले कर्जे की बात कर लेते हैं। कर्जे जब हम अपनी लिमिट के अंदर हैं तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? क्या सिर्फ हरियाणा सरकार कर्जे ले रही है, बाकी प्रदेशों की सरकार नहीं लेती? या पहले जब इनकी सरकारें रही थी तब क्या कर्जा नहीं था? और जो अपनी लिमिट को क्रॉस कर रहे हैं वो तो क्या बोल रहे हैं कि जी पंजाब में बात मत करो। मतलब 3 तरीके हो गए इनके बोलने के लिए कि नंबर 1, आप अपने काम की चर्चा मत करो, नंबर 2, दूसरे प्रदेशों में जो है हमारी सरकारें उसके बारे में चर्चा मत करो, हमने जो पास में यहाँ पर करा था उसके बारे में चर्चा मत करो। तो मतलब आप क्या चाहते हैं? कोई किसी के बीच में बात नहीं कर रहा, आप भी सुने। आप आए, गुणगान करें, और आपका गुणगान सुनकर मैं चुपचाप चली जाऊं, ठीक है? दूसरी बात, पूंजीगत व्यय की बात कर लीजिए। मैं एक बार कर्जे पे एक बात और कंप्लीट करना चाहूंगी। ज्योति, वेलफेयर स्टेट है। जब हमें बहुत बार कह दिया जाता है कि हम कहते हैं कि हम 14 फसलों पे एमएसपी दे रहे हैं, हम बाकी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये सरकार कोई कंपनी नहीं है जो लाभ और हानि को देखेगी। सरकार को तो वेलफेयर देखना होता है। हाँ, एक लिमिट जो होती है, उस लिमिट को हमने क्रॉस नहीं करा, ये हमारा एक बेहतर पक्ष है, लेकिन इनके पास कुछ कहने को नहीं है। नहीं, ये तर्क ये दे रहे हैं पोपली जी कि ठीक है, कर्ज लिमिट में ले रहे हैं, लेकिन उस पर जो ब्याज है उसे उतारने में भी बजट का एक बड़ा हिस्सा जा रहा है। ब्याज का मैं बता देती हूँ। देखिए, ब्याज का मैं आपको बता देती हूँ। हमने ऋण की समय सीमा कम की है। आपको मैं बता दूं, पहले 10 साल के लिए ऋण लिया जाता था, अब हमने 5 साल, 6 साल, 4 साल के लिए लिया, ताकि हम उसको जल्दी वापस करें। जितना जल्दी वापस करेंगे उतना जो उसका ब्याज है कंपैरेटिवली उससे भी फर्क आएगा। जहाँ तक पूंजीगत व्यय की बात है, अभी जादौन जी भी कह रहे थे कि ठीक है 30% आपने कह दिया, लेकिन ये भी तो देखिए आरबीआई क्या कह रही है कि आप टॉप 3 स्टेट्स में हैं जो 30% के पास पहुंचे हैं। ये उपलब्धि है। आप ये कहें कि ये कम है, तो ये कम नहीं है। हम उन
बेहतर स्टेट्स में है जिन्होंने 30% के आसपास खर्चा कर रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाई भी दे रहा है। मेडिकल कॉलेजेस खुल रहे हैं, किस तरह से रेलवे ट्रैक बिछ रहे हैं, स्कूल खुल रहे हैं, कॉलेजेस खुल रहे हैं, ये सब आपके सामने की बात है। आयुष्मान योजना में और ये चिरायु योजना जिस तरह से एक्सपांड की गई है, अभी जो किसानों का जो कर्जा है उसमें जो जुर्माना माफ किया गया, ब्याज माफ किया गया, ये सब जो है जो चीजें हैं वो सब सरकार के द्वारा की जा रही है। एक और मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगी कि पिछली बार के अनाउंसमेंट को भी लेकर एक चर्चा की गई कि आपने पिछली बार की जो अनाउंसमेंट थी उसके ऊपर आपने क्या किया। कुछ एक 4-5 मुझे याद है, मैं आपको बता देती हूँ और आप ज्यादा समय देंगी तो मैं सारे पे चर्चा कर लूंगी, कोई मुश्किल नहीं है। पिछली बार ये कहा गया कि सोनीपत में मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी बनेगी ऑन द बेसिस ऑफ, जैसे कि गुड़गांव में बनी हुई है, वो पंचकुला में बन चुकी, सोनीपत में बन चुकी 1 साल के अंदर, और हिसार में जो है वो अभी वो चल रही है, वो भी जल्दी खत्म हो जाएगी। उसके लिए तीनों मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटीज के लिए मुख्यमंत्री जी ने अभी 100 करोड़ का प्रावधान किया है। इसके अलावा हमने मोबाइल चिकित्सा इकाइयां जो है वो हमने पशुओं के लिए जो हमने कहा था, हमने वो उसको लॉन्च कर दिया है जनवरी में ही। इसके अलावा ड्रोन ट्रेनिंग के भी यहाँ पर बात कर रहे थे, वो हम ट्रेनिंग दे चुके हैं और घरों की बात भी यहाँ पर की जा रही थी कि 1 लाख घर बनाए जा रहे हैं। आप ये बता दीजिए, तो आपको बताना चाहूंगी सर, प्रधानमंत्री आवास योजना में 55,893 घर, मुख्यमंत्री आवास योजना भी है, ठीक है, वो बन चुके हैं और 19,657 फ्लैट बन चुके हैं। ईवीएस और बीपीएल के लिए जो है ये जो मकान जो है वो बनाए जा चुके हैं। तो मुझे लगता है कि हर एक बात का जवाब आपको आंकड़े से दिया जा रहा है। और एक चीज और, ये कह रहे थे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कि हमसे बहुत कुछ सीखा है। अरे तीर्थ यात्रा पहले से चल रही थी, शहीदों का सम्मान की यहाँ पर बात करते, मुझे बड़ी हैरानी की बात हुई है, पूछ रहे कि अग्निवीर के मैंने शहीद आपसे कहाँ जाएंगे, स्पेसिफिक सवाल तो पूछे भी हैं, आपने एक भी सवाल नहीं, आपके सवालों पर ही आ रही है, आपके सवालों के जवाब पर ही आ रही है। ड्यूटी पे आप इनको म्यूट नहीं कर पाती है, मुझे म्यूट कर देंगी, मैं इसलिए बीच में नहीं बोली कि कम से कम आप इनको रोकेंगी तो सही ना। हाँ, रुक गए। मैं एक शब्द नहीं बोली बीच में। अब मेरे सवालों का जवाब दीजिए, आप मेरा टाइम भी ले लीजिए। नवीन जी, आप बीच में मत बोलिए, आपके सवालों के जवाब दे रही हूँ। लेट मी कंप्लीट आपके सवालों का जवाब दे रही हूँ और आपको थोड़ा सा डर लग रहा है तो आराम से ऐसे करके बैठ सकते हैं, ठीक है। और मुझे लगता है कि शहीदों पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। जो शहीद है वो तो शहीद है, उसमें किस तरह से उसकी अपॉइंटमेंट हुई है वो हम क्या कह सकते हैं। और यहाँ पर आप कह रहे थे कि हमारे अग्निवीर को नवीन जी, मैं अलाउ करूंगी आपको, आपके सवाल का बोला था क्या? नहीं, मैं सवाल पूछ रही हूँ ना, मेरे सवालों का भी जवाब देंगी वो, कोई भी काम सबने कर दे, मुझे वाइंड अप करना है उसके बाद। कर दीजिए। और हाँ, ये बात अलग है कि वो कॉल उठती नहीं है, वो किसका मेरा टाइम इनको दे दीजिए, पर मैं पूछा था अग्निवीर इसमें है कि नहीं। चलिए स्पेसिफिक अग्निवीर को लेकर पूछ रहे हैं पोपली जी। ऐसे जो व्यक्ति हैं उन्होंने कहाँ से सीखा ये बता दीजिए। ये तो हमारे यहाँ कितने समय से इनको सारा टाइम दे दो, बट अग्निवीर पे बता दीजिए, जो भी काम है वो करवा दीजिए। आपने आधार कार्ड बनवाना है, आयुष्मान कार्ड बनवाना है, बोलेंगे मतलब ये बीच में बोलेंगे अग्निवीर जी, अग्निवीर पर अटके हुए हैं। मैं सही कर रहा हूँ, बताओ। जवाब दिया आपको, बताइए अग्निवीर पे जवाब दिया, पूछिए क्या चाहिए, क्या जवाब दिया, क्या बताओ ना। मैं हाँ, मेरा स्पेसिफिक सवाल है, अगर मैं कह रहा था पहले ही नोट कर लो, आपने नोट नहीं करा। मेरा सवाल ये है कि शहीदों को 1 करोड़ रुपए देने की नवीन जी, अभी समय नहीं है, समय नहीं। देखिए बजरंग जी भी आपका सवाल ही कई बार आप इस सवाल को रिपीट कर चुके हैं, ठीक है, इस बात को मान लीजिए कि जवाब नहीं आया। मैं लिमिट को आगे ले जा रही हूँ, समझ गए। बजरंग जी बोलिए आप। जवाब मिल तो पोपली जी रुकिए, मैडम रुकिए, आप रुकिए। बजरंग जी बोलिए, आखिरी कमेंट आपका। वंदना बहन जी ने कहा कि हमने स्कूल खोल ले, शायद इन्होंने गलत समझ लिया। आपने स्कूल खोले नहीं, आपने स्कूल बंद किए हैं। स्कूलों में मूलभूत सुविधा तक नहीं है। ये ऐसे हालात, स्कूलों में बच्चों को बैठने लिए बेंच नहीं है, पीने का पानी नहीं है, लड़कियों के स्कूलों के अंदर बाथरूम तक नहीं है, बिल्डिंग की हालत जर्जर हालत में बिल्डिंग स्कूलों की है। ये हालात है। हमारे समय के अंदर हमने 5 बिजली थर्मो प्लांट लगाए, आपने 1 नहीं लगाया। 1 यूनिट बिजली पैदा करने का कोई प्लांट तक नहीं लगाया। 6 हमने नए मेडिकल कॉलेज बनाए, जिसके अंदर हमने करनाल, मेवाड़, फरीदाबाद, कानपुर, भिवानी, महेंद्रगढ़। एक हमने केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाया, 12 नई सरकारी विश्वविद्यालय बनाए, हमने सरकारी सैनिक स्कूल बनाया, केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाया। यहां तक कि हमने 481 खेल स्टेडियम बनाए, 382 गरीब परिवारों को 100 गज के हमने प्लाट दिए। यहां तक कि 15,000 ग्रामीण चौकीदारों की हमने भर्ती की, 13,000 सफाई कर्मचारी की भर्ती की। आपने किया क्या? मैं यही समझ से पड़े। आपने कर्जा तो ले लिया,
वो कर्जा कहीं तो दिखाओगे, कहाँ लगा? कहीं लगाया है नहीं आपने। आपने सिर्फ घोटाले के सिवाय कुछ नहीं किया। आपने धान घोटाला कर लिया, रजिस्ट्री घोटाला कर लिया। ठीक है सर, गिनवाने को तो देखिए बीजेपी के पास भी बहुत सारी उपलब्धियां हैं, आप अपने समय की गिना रहे हैं, लेकिन अभी समय नहीं है हमारे पास। रेणु साहब ठीक है, बोलिए रेणु जी, आप बोलिए। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ अपनी छोटी लखपति दीदी से, वंदना जी से, कि इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट वेलफेयर की होनी चाहिए। बिल्कुल वेलफेयर वाली गवर्नमेंट होती है, डेमोक्रेसी में वेलफेयर करना चाहिए। लेकिन आपने कौन सा दीदी वेलफेयर किया है बताइए आप मुझे, किस प्रकार का वेलफेयर किया? युवा परेशान है, जवान परेशान है, किसान परेशान है। दूसरी बात, एक जो क्योंकि समय कम है, मैं शॉर्ट में कहते हुए ये कहना चाहूंगा, अभी इन्होंने कहा कि हम 14 फसलों मैंने पर सभी को म्यूट करा, जो भी दूसरों के समय में बोल रहे हैं। आप सुनिए इनको, बहुत कम समय मिला। आप कौन सी फसल पर एमएसपी दे रहे हैं? आपने बाजरा, सूरजमुखी और अनेकों फसलों को भावांतर की स्कीम में उलझा करके किसानों को भारी नुकसान पहुंचाने का काम आप लोग कर रहे हैं। सच्ची नीयत से आप न गेहूं पूरा खरीदते हो, न धान पूरा खरीदते हो, और बाकी फसलों की बात छोड़िए, उन पर तो भावांतर की स्कीम लेकर के 400, 500 का नुकसान प्रति क्विंटल किसानों को देने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा आपने जो है ना हर मद में, इस बजट में हर मद में आपने घटाने का काम किया। अभी ये शिक्षा की बात हो रही थी, 10.97% पिछले सेशन उसमें था बजट में, इस बार आपने 0.03 घटा करके 10.94 करने का काम किया है। सड़कें व परिवहन में आपने 0.14% का घटाने का काम किया है। कृषि में आपने 0.28% घटाने का काम किया है। इसी प्रकार जन स्वास्थ्य में घटाने का काम किया, ऊर्जा में घटाने का काम किया, आर्थिक सेवाओं में भी आपने घटाने का काम किया है। बजट आपका 6,000 करोड़ बढ़ता है और आप घोषणा करते हो कि हमने 11,000 करोड़ बढ़ा दिया, क्योंकि जो एक्सरी में खर्च हुआ उसके ऊपर आप बढ़ाने का काम करते हो। अगला एक्सरी में कितना खर्च होगा? 1,90,000 करोड़ में से अगला कितना खर्च होगा? है नहीं? ठीक है, नवीन जाकिर खर्च से की ज्योति जी। हाँ ज्योति जी, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को ले जाना चाह रहा था चंडीगढ़, पर ये रेवाड़ी भी चले गए, रोहतक भी चले गए, सोनीपत भी चले गए, जींद भी चले गए, लखनऊ, कानपुर, मुंबई तक घुमाए, पर चंडीगढ़ नहीं गए। एक सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया, क्योंकि इनके पास बजट में हरियाणा की जनता के लिए ना शिक्षा के लिए इन्होंने कोई प्रावधान अच्छे तरीके से करा है, ना स्वास्थ्य के लिए कोई प्रावधान इन्होंने अच्छे तरीके से करा है। और जितने भी इन्होंने जुमले सुनाए हैं वो जुमले आने, अलबत्ता पिछले 9 साल से इनके जुमले उजागर हो रहे हैं, आने वाले 6-7 महीने में इनके जुमलों की हवा निकलने वाली। एक भी इन्होंने कॉन्क्रीट बात नहीं करी है, ना शिक्षा पे, ना स्वास्थ्य पे, ना बिजली पे, ना पानी पे, ना पेंशन पे, ना हरियाणा को कर्जा मुक्ति करने पे, और इनके सबसे फेवरेट गोबर और गोमूत्र पे भी इन्होंने कोई बात नहीं करी है। जादौन साहब से आखिरी कमेंट लेंगे। एक तो आप लोग जो सिरे से खारिज करते हैं ना कि एक भी बात अच्छी नहीं, आप लोगों की विश्वसनीयता कम होती है। नहीं, हमने बताया ना अच्छी बात, तो अच्छा हो गया, नहीं लेकिन ये हो सकता मैं इनसे सिंपली पूछ रहा हूं, इन्होंने हाँ ना कुछ तो बोले ना, मैं इन्होंने इनसे हाँ ना पूछा। जादौन जी आप हैं क्या फोन लाइन पर? नहीं देखिए, इससे तो सारे काम तो खारिज नहीं किए जा सकते। सरकार की जिम्मेदारी है, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, और कुछ नहीं तो अपने समर्थकों के लिए करना पड़ेगा। तो सरकार कहीं ना कहीं तो बाध्य होती है और मांग भी आती है। वह तो सरकार के समक्ष जो है, जो उनके चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वो भी जनता के प्रतिनिधि हैं, वो सदन में भी मांग रखते हैं अपने क्षेत्र की, तो सरकार को कुछ ना कुछ तो करना ही होता है। तो सरकार का वही है कि अमावस्या भी है और पूर्णिमा भी है, दोनों ही पक्ष है। तो सरकार को देखना चाहिए, नहीं तो रचना जो कविता की ऐसी हो कि स्वांत सुखाय नहीं होना चाहिए कि कवि ने खुद ही कविता पढ़ ली और मैं अपनी पीठ थपथपा ली, बजाय इसके कि दाद मिले पूरे जनसमूह की कि आप ऐसी कविता की रचना करें कि जो जन जन को पसंद आए। तो बजट का भी यही है कि उसकी फ्रेमिंग ऐसी होनी चाहिए ताकि ये कर्ज पर तो सरकार को ध्यान देना चाहिए बजाय नकारने के और ये कहने के कि अंडर दी स्टैंडर्ड है। कारण क्या है कि उसके ब्याज का भुगतान जो है जनता को ही करना होता है, वो एक तरह से इनडायरेक्ट टैक्स ही है, और उससे जो है आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी कमी आती है। उससे बिल्कुल भी समय नहीं मेरे पास, बोलिए। इनकी ऑडियो उठाएं जी। देखिए आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल। देखिए, जो ये व्हाट्सएप के जोक वाले प्रवक्ता भाई हैं, ये कह रहे हैं कि आप चंडीगढ़ चले गए जी, चंडीगढ़ हैं आगे भी रहेंगे, आपका कोई चांस नहीं है। और यहाँ पर अभी मुझे लखपति दीदी कहा जा रहा था, करोड़पति भैया जी, ये बता दीजिए जो अपने समय में ये जरूर बता देना। चलिए, सभी का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त दिया। चर्चा हमने हरियाणा के बजट को लेकर की, बजट में कितना और क्या खास रहा इसे लेकर चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।
सरकार का लगातार 5वां बजट प्रस्तुत करना मेरे लिए सौभाग्य और सम्मान की बात है। मैं वर्ष 2024-25 के लिए 1,89,876.61 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित करता हूं। मैंने स्वयं अपने हाथ से हल भी चलाया है। मैं किसान हूं, किसान का बेटा हूं। आज भले छोटी किसानी मेरी होगी, मैं किसान हूं, मैं किसान के दर्द को समझता हूं।